हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। पिछली वीडियोस में हमने उत्तराखंड वन धरोहर के लिए फॉरेस्ट्री के टॉपिक्स को देखा था। जितनी भी थ्योरी है आपके सिलेबस में उस सबको कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम उन थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। इस वीडियो में टोटल 25 एमसीक्यू है। तो जिन लोगों ने भी उन 3 वीडियोस को देखा है जिसमें मैंने आपको फॉरेस्ट्री से रिलेटेड थ्योरी करवाया, ये 25 के 25 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको मॉक के फॉर्म में लगाना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी बताने कि आपने 25 में से कितने आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख वन प्रकार कौन सा है? तो ये आपको मैंने बताया था कि प्रमुख कितने हैं, 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं, 4 होते हैं वहां पे प्रमुख। तो देखिए ऑप्शन में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव नहीं था उसमें, डेजर्ट फॉरेस्ट भी नहीं था, टेम्परेट फॉरेस्ट था और ये भी बोला था मैंने आपको कि सबसे ज्यादा मात्रा में टेम्परेट फॉरेस्ट ही उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वैसे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है उत्तराखंड में, जो प्लेन के एरिया है वहां पे, लेकिन इसमें पूछा गया था कि सबसे प्रमुख कौन सा है। सबसे प्रमुख कौन सा है? टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेट फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन विच एल्टीट्यूड रेंज इन उत्तराखंड। शीतोष्ण वन उत्तराखंड में किस ऊंचाई रेंज में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो किस रेंज में पाए जाते हैं? 1800 से लेके 3000 मीटर। ठीक है, याद होना चाहिए, 1800 से लेके 3000 मीटर, ये बताया मैंने आपको पिछली वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फॉरेस्ट रिसोर्स इन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक प्रमुख वन संसाधन है? ऑप्शन है बैम्बू, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस उत्तराखंड में नहीं पाया जाता, पेट्रोलियम भी नहीं पाया जाता, कोयला भी नहीं पाया जाता, लेकिन बांस यानी कि बैम्बू पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए, बैम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट टिम्बर प्लांट फाउंड इन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में पाए जाने वाला प्रमुख लकड़ी का पौधा है जिससे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है ओक, पाइन यानी कि चीड़, थर्ड है टीक यानी कि सागवान, और ऑप्शन डी है बोथ ए और बी। तो सागवान के बारे में आपको मैंने बताया नहीं था क्योंकि ये पाया नहीं जाता है उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओक एंड पाइन। ठीक है, ओक और पाइन यानी कि चीड़ के पेड़, ये क्या है? प्रमुख लकड़ी वाले पौधे जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज फॉरेस्ट मेंसुरेशन प्राइमरी डील विद। वन मापिकी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? फॉरेस्ट मेंसुरेशन आपको पढ़ाया था मैंने अच्छे से, तो किससे रिलेटेड है? पेड़ों को जो हम मेजर करते हैं या फिर फॉरेस्ट का जो हम ग्रोथ देखते हैं वो किस में देखते हैं? फॉरेस्ट मेंसुरेशन में देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ट्री डिजीज, नहीं ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेजरिंग फॉरेस्ट एरिया एंड ग्रोथ, तो ये इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वन क्षेत्र और वृद्धि का मापन करते हैं हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट हेल्प इन। वन प्रबंधन में लोगों की सहभागिता से क्या मदद मिलती है? तो पहला इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन में वृद्धि होती है। सेकंड इंप्रूव फॉरेस्ट हेल्थ, और थर्ड है डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, या उपरोक्त में से सभी। तो पहला है कि डिफॉरेस्टेशन में वृद्धि होती है, तो ये तो गलत हो गया, उल्टा हो गया इसका। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों को काटना। और ऑप्शन नंबर सी है कि बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीज होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, इंप्रूव फॉरेस्ट हेल्थ, जो फॉरेस्ट का हेल्थ है वो बेहतर होता है अगर जो लोकल वहां की बॉडी से वो पार्टिसिपेट करती है, तो वो जो फॉरेस्ट हेल्थ है वो बेटर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चेक डैम्स इन फॉरेस्ट एरिया। वन क्षेत्र में चेक डैम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन कंट्रोल फ्लडिंग, बाढ़ को नियंत्रित करना। सेकेंड है सॉइल इरोजन प्रिवेंशन, मृदा अपरदन को रोकना। और थर्ड है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण करना। या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। चेक डैम का उपयोग हम बाढ़ को कंट्रोल करने में भी कर सकते हैं और इससे मृदा अपरदन में भी रोकथाम मिलती है, और साथ में वाटर कंजर्वेशन तो होता ही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सोशल फॉरेस्ट्री एम्स टू। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रमोट कमर्शियल टिम्बर प्रोडक्शन, व्यवसायिक लकड़ी उत्पादन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी इंप्रूव लोकल पीपल लाइवलीहुड, स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार करना होता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण,
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, बोथ बी एंड सी। यानी कि एक तो जो लोकल पीपल है उनका लाइवलीहुड, उनका आजीविका में सुधार करेगा सोशल फॉरेस्ट्री से, और ऑप्शन नंबर सी जो डाइवर्सिटी है, वहां की बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी प्रिजर्व करेगा, उसका भी संरक्षण करेगा। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है पिछली वीडियो में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। और कमर्शियल टिम्बर हम किस में यूज करते हैं? तो फार्म फॉरेस्ट्री में, है ना। फार्म फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए वो लकड़ी के पौधे को उगाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? ये वन रिपोर्ट से लिया गया क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको वन रिपोर्ट भी तैयार करके जाना है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो सबसे ज्यादा किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल में सबसे ज्यादा है। और पूछा जाए कि सबसे कम किसमें है? तो उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर में सबसे कम है फॉरेस्ट कवर, और सबसे ज्यादा किसमें है? तो नैनीताल में। पहले नंबर पे नैनीताल, दूसरे नंबर पे पौड़ी गढ़वाल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सब टेम्परेट फॉरेस्ट आर टिपिकली फाउंड इन विच एल्टीट्यूड रेंज इन उत्तराखंड? तो अभी ऊपर हमने देखा टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट कहां तक पाए जाते हैं? 1800 मीटर से लेके 3000 मीटर तक। अब ये है सब टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी कि इससे नीचे पाए जाते होंगे। ठीक, तो ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 3000 से लेके 3500, तो ये तो ज्यादा हो गया। फिर 2400 से 3000, ये भी इसके अंदर आ गया, टेम्परेट वाले के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। 1800 से 3000, ये तो टेम्परेट फॉरेस्ट ही हो गया, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। 600 से लेके 1500 मीटर। ठीक है, तो इसके नीचे 1800 से नीचे जो होंगे उसको बोलते हैं सब टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक, 6000 से लेके 1500 मीटर रेंज एल्टीट्यूड पे ये पाए जाते हैं सब टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट मेडिसिनल प्लांट रिसोर्स फाउंड इन उत्तराखंड फॉरेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के वनों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है? औषधीय पौधा भी हमने देखा था, कौन कौन सा है? अश्वगंधा तो है, एलोवेरा भी पाया जाता है। ठीक है, जिनसेन ये नहीं पाया जाता है, लेवेंडर भी नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है, एक तो एलोवेरा है और दूसरा अश्वगंधा। और इन दोनों में भी अगर हम करेक्ट की बात करें तो अश्वगंधा करेक्ट होगा, क्योंकि अश्वगंधा ज्यादा मात्रा में मिलता है, एलोवेरा कम मात्रा में मिलता है। वैसे इस प्रश्न का आंसर ए और बी दोनों है। ठीक है, दोनों प्राप्त होता है, दोनों ही क्या है? औषधीय प्लांट है और दोनों उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक, ए और बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फॉरेस्ट पैथोलॉजी मेनली स्टडी, वन रोग विज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? पहला सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण को, या फिर बी है ट्री डिजीज, पेड़ों के रोग को, थर्ड है फॉरेस्ट ग्रोथ, वन की वृद्धि को, या फिर डी फॉरेस्ट रीजनरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो पेड़ों में जो बीमारियां होती है उसी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? फॉरेस्ट पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जेएफएम पे। ठीक है, जेएफएम मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। तो द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जेएफएम प्रोग्राम इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है जेएफएम में, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं इसमें, केवल सरकारी अधिकारी होते हैं जेएफएम में, या केवल वन विभाग के अधिकारी होते हैं, और सी है हमारा ऑप्शन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वन प्रबंधन में सामुदायिक की भी भागीदारी होती है, और डी है ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व, निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है। तो जेएफएम में किसकी भागीदारी होती है? जो कम्युनिटी होती है, जो फॉरेस्ट के पास की जो कम्युनिटी होती है उसकी भागीदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कम्युनिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ट्री इज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी रेजिन प्रोडक्शन इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में किस पेड़ को उच्च गुणवत्ता वाली रेजिन उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीड़ को। चीड़ यानी कि पाइन, पाइन बोले या फिर चीड़ बोले, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो चीड़ किस लिए जाना जाता है? हाई क्वालिटी का रेजिन प्राप्त होता है इससे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है। द स्मेलियन फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ट्री बाय कंसीडरिंग। स्मेलियन फॉर्मूला और ह्यूबर फॉर्मूला हमने दोनों देखा था। तो स्मेलियन फॉर्मूला पे पूछा गया है कि स्मेलियन फॉर्मूला में जो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, आयतन कैलकुलेट करते हैं टिम्बर का या फिर लॉग का, तो उसमें किन बातों पे ध्यान दिया जाता है?
देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है द एवरेज ऑफ एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्री, ठीक है, कि जो टॉप हो गया पेड़ के सीड्स हो गया और तल उसका क्षेत्रफल का जो औसत निकालेंगे उस पर हम ध्यान देते हैं। या बी द हाइट ऑफ द ट्री एंड डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, यानी डीबीएच पे और हाइट पे। सी है वॉल्यूम ऑफ द क्राउन एंड रूट, और डी है अपना डायमीटर यानी कि डीबीएच पे। तो देखिए जब आपको मैंने स्पेलियन फॉर्मूला पढ़ाया था तो उसमें डीबीएच का कोई जिक्र ही नहीं था, तो डीबीएच वाले जितने ऑप्शन है उसको काट देते हैं, बी और डी कट गया। फिर क्राउन, जो क्राउन विड्थ होता है इसका भी कोई रोल नहीं है इसमें स्मेलियन फॉर्मूला में, तो ये भी कट गया। इसका राइट आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए बचा। इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, तो वैसे आपको ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए था। क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला? v इज इक्वल टू 1/2 f इंटू एल इंटू डी ए का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इतने को हम इस 1/2 को यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेम ही है ना। तो यही बोला गया है कि ये क्या हो गया हमारा सीड्स का क्षेत्रफल हो गया, और ये क्या हो गया बॉटम का क्षेत्रफल हो गया, या फिर बोल सकते हैं ये बड़ी साइड का, ठीक है। डी भी मैंने बोला था ऐसे लॉग होता है, एक साइड से पतला होगा एक साइड से मोटा होगा, ठीक। तो डी ए हो गया पतली साइड वाले का क्षेत्रफल, ठीक, और डी बी हो गया मोटी साइड वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो आ जाता है हमारा, उसी के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम, ठीक। तो यही पूछा गया था स्मेलियन फॉर्मूला किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो द एवरेज ऑफ एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्री, ठीक। राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेलियन फॉर्मूला रिक्वायर्ड द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। स्मेलियन फॉर्मूले में किस पैरामीटर की माप की आवश्यकता होती है? पहला है डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट डीबीएच एंड हाइट ऑफ ट्री, तो डीबीएच की तो जरूरत पड़ती नहीं है इसमें, कट गया। डायमीटर एट टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्री एंड हाइट, डायमीटर चाहिए हमें टॉप का बॉटम का और हाइट भी चाहिए, तो यही इसका राइट आंसर है। अभी अब फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ, v इज इक्वल टू 1/2 h इंटू एफ डी ए का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, जहां पे डी ए क्या हो गया हमारा जो छोटी साइड है, ठीक है, उसका डायमीटर, और बी क्या हो गया जो बड़ी साइड है उसका डायमीटर। एफ क्या हो गया कांस्टेंट होता है, एच क्या हो गया हाइट हो गया, लंबाई हो गई, जो लॉग है या फिर जो पेड़ है उसकी लंबाई। तो यही है कि डायमीटर चाहिए हमें टॉप का और बॉटम का, ठीक है, और हाइट चाहिए यानी कि एच चाहिए, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 इन द ह्यूबर फॉर्मूला द वॉल्यूम ऑफ ट्री इज कैलकुलेटेड बाय। ह्यूबर फॉर्मूला में पेड़ की आयतन की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन नंबर ए यूजिंग द एवरेज डायमीटर ऑफ डीबीएच, डीबीएच का यूज करके, या फिर यूजिंग द डायमीटर एट द मिड पॉइंट ऑफ द ट्री हाइट, ठीक। और ऑप्शन नंबर सी है यूजिंग द टॉप डायमीटर ऑफ द ट्री। ऑप्शन नंबर डी यूजिंग द डायमीटर एट स्टंप लेवल। ह्यूबर फॉर्मूला में क्या बताया था? ह्यूबर फॉर्मूला में हमें एक ही चीज चाहिए होता है कि जो पेड़ है या फिर जो लॉग है, जो बीच होता है ना उसका, जितना इतना बड़ा लॉग हो गया, उसका जो सेंटर होता है उसका हमें क्या चाहिए होता है? डायमीटर चाहिए होता है इसमें ह्यूबर फॉर्मूले में, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये बी हमारा राइट हो गया। यूजिंग द डायमीटर एट द मिड पॉइंट ऑफ द ट्री, इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं ह्यूबर फॉर्मूले के थ्रू, ठीक। ये सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपको थ्योरी क्लासेस में ये सब आना चाहिए आपको। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है द स्मेलियन फॉर्मूला अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म टेपर इम्प्लाई। स्मेलियन सूत्र की समान संकुचन परिकल्पना का तात्पर्य क्या है? देखिए अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था थ्योरी में, लॉग हो गया या फिर जो पेड़ हो गया, पेड़ ऐसे होता है, देखिए पेड़ इस टाइप का होता है, मतलब बराबर नहीं होता कहीं पे ना, नीचे से मोटा होता है फिर ऊपर जाते जाते पतला होता है ना। तो इसी को बोलते हैं टेपर्ड, ठीक है, टेपर होना। एक इसकी एक मोटाई नहीं है, ठीक है, यहाँ ज्यादा मोटा है फिर ऊपर जाके कम मोटा हो गया, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ पेड़ में क्या होता है कि नियमित होता है, यानी कांस्टेंट में ऊपर घटते रहते हैं, इसकी मोटाई नीचे मोटा है फिर धीरे धीरे घटता रहेगा, धीरे धीरे घटता रहेगा। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि ऐसे होते हैं वो, यानी कि नीचे से मोटा है फिर पतला फिर मोटा फिर पतला, इस टाइप से हो गया। तो ये क्या हो गया? अनइवन हो गया, इर्रेगुलर बोलते हैं इसको, इर्रेगुलर टेपर, इसको बोलते हैं रेगुलर टेपर। जो नियमित रूप से ऊपर से घट रहा है, ऊपर जाके घटता जा रहा है, उसको बोलते हैं रेगुलर,
और जो नीचे से मोटा है फिर पतला हो गया फिर मोटा हो गया इस टाइप से है तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर टेपर्ड। ठीक है, टेपर्ड समझ में आ गया। तो जो स्मेलियन फॉर्मूला होता है वो दोनों प्रकार के वृक्षों पे लग जाता है, दोनों प्रकार के वृक्षों पे हम लगा के उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन जो ह्यूबर फॉर्मूला होता है, ह्यूबर फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर वाले पे लगता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि द स्मेलियन फॉर्मूला अजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म टेपर्ड, यूनिफॉर्म बोले या फिर रेगुलर टेपर्ड बोले उसी को। ऑप्शन दिया गया है, पहला है देखिए ऑप्शन नंबर ए, पेड़ की हर ऊंचाई पर व्यास समान होता है। पेड़ की हर ऊंचाई पर व्यास समान मतलब कि पैरेलल हो गए, ये दोनों लाइन पैरेलल यानी कि हर जगह मोटाई बराबर, जो कि इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल या बहुत मुश्किल है, ये तो गलत हो गया। सेकंड देखिए, द डायमीटर ऑफ द ट्री रिड्यूस इन रेगुलर फैशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पेड़ का व्यास नीचे से ऊपर तक नियमित रूप से घटता रहता है। यही बताया मैंने आपको रेगुलर वाले में या फिर यूनिफॉर्म टेपर्ड में, नीचे तो मोटा है फिर घटता रहेगा, धीरे 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 घटता रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म टेपर्ड मतलब कि पेड़ का व्यास नीचे से ऊपर तक नियमित रूप से घटता रहेगा। ओके, ये हो गया यूनिफॉर्म टेपर्ड। और स्मेलियन फॉर्मूला दोनों पे लग जाता है, यूनिफॉर्म टेपर्ड वाले पे भी और अनयूनिफॉर्म टेपर्ड पे भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इज मेड टू स्मेलियन फॉर्मूला व्हेन डीलिंग विद ट्री ऑफ इर्रेगुलर शेप। ठीक, आ गया कि जब इर्रेगुलर शेप वाला हो यानी कि नीचे से मोटा फिर पतला इस टाइप से हो, इर्रेगुलर हो, तो उसके लिए स्मेलियन फॉर्मूले में हम क्या चेंज करते हैं। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया हुआ है स्मेलियन फॉर्मूला थ्योरी क्लास में, वो इसी का है, इर्रेगुलर शेप वाले का है। ये जो v इक्वल टू 1/2 f इंटू एच डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर है, जो ये इर्रेगुलर शेप वाले ट्री के लिए है। ठीक है, जहां पे मैंने क्या बोला था, जो f है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो उसका जो शेप है वो क्या है, इर्रेगुलर है, कहीं पे घट रहा है कहीं पे बढ़ रहा है, इसलिए हम इस कांस्टेंट को डालते हैं उसमें स्मेलियन फॉर्मूला में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब इर्रेगुलर हो ट्री का शेप तो हम स्मेलियन फॉर्मूले में क्या चेंज करते हैं। तो क्या चेंज करते हैं, एफ लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में कहां है। पहला ऑप्शन, यूज ऑफ एन एवरेज ऑफ टॉप एंड बॉटम डायमीटर एट मल्टीपल हाइट, तो ये नहीं, गलत हो गया। सेकंड, यूज ऑफ वेरिएबल टेपर कॉफिशिएंट, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। एक कॉफिशिएंट का यूज करते हैं हम एफ का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि एफ की वैल्यू क्या बताया था मैंने आपको। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की लिमिटेशन ऑफ ह्यूबर फॉर्मूला इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ह्यूबर फॉर्मूला की लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है। तो ह्यूबर फॉर्मूला भी मैंने बताया कि इर्रेगुलर शेप के होंगे जो ट्री, वहां पे वो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकता। इनका करता है जिनका शेप रेगुलर हो, रेगुलर हो यानी कि जो डायमीटर हो नीचे से ऊपर घटता जाए, ठीक है, उन्हीं का निकाल सकता है वॉल्यूम ह्यूबर फॉर्मूले से। तो देखिए ऑप्शन, इट कैन नॉट बी यूज फॉर ट्री विद इर्रेगुलर टेपर, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, पहला ही मिल गया हमें कि यह असामान्य संकुचन वाले पेड़ों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, जबकि स्मेलियन फॉर्मूला किया जा सकता है दोनों के लिए, इर्रेगुलर हो या रेगुलर हो। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ट्री वॉल्यूम इन कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट स्टैंड। जटिल वन स्थलों में पेड़ के आयतन का अनुमान लगाने के लिए कौन सा तरीका अधिक उन्नत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, स्मेलियन फॉर्मूला, बी है ह्यूबर फॉर्मूला, और सी है ट्री वॉल्यूम बेस्ड ऑन 3D मॉडलिंग एंड रिमोट सेंसिंग डेटा, डी है यूज ऑफ डायरेक्ट मेंसुरेशन टूल लाइक इंक्रीमेंट बोरर। तो मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जो जटिल वन स्थल है जहां पे इंसान का जाना मुश्किल है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, रिमोट सेंसिंग का यूज करते थे, रिमोट सेंसिंग या फिर 3D मॉडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट से उसका कैप्चर कर लेते हैं और वहीं से उसका सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, कितना वॉल्यूम है, कितनी हाइट है पेड़ की, सब कुछ पता चलता है, डेंसिटी वगैरह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ट्री वॉल्यूम बेस्ड ऑन 3D मॉडलिंग एंड रिमोट सेंसिंग। ठीक, सबसे बेहतर यही होगा जटिल वन स्थलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ कैंकर डिजीज इन ट्री। कैंकर जो बीमारी होती है वो किसके वजह से होता है, पूछा गया है। तो कैंकर किसकी वजह से होता है, बताया था मैंने आपको, किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका। फंगस
पैथोजन लाइक नेक्टेरिया एंड क्राइफोनेक्टेरिया। ठीक है, ये दो जो फंगस है इनके वजह से क्या होता है, कैंकर डिजीज होता है। किसमें होता है, पेड़ों में होता है। ओके, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ कैंकर डिजीज इन ट्री। अब कैंकर डिजीज में क्या लक्षण होते हैं, इसके लक्षण क्या है कि हम कब बोलेंगे कि इसको कैंकर डिजीज हो गया पेड़ को। ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों का पीला पड़ना। ऑप्शन नंबर बी, छाल पर मृत ऊतक के धब्बे या धसी हुई जगह। ऑप्शन नंबर सी देखिए, रेजिंग का अधिक उत्पादन। और डी है पत्तियों का झड़ना और वृद्धि में कमी। तो क्या बताया था मैंने, जो कैंकर डिजीज होती है उसमें जो फंगस होता है कहाँ अटैक करता है, छाल पे अटैक करता है, बार्क पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। छाल पर मृत ऊतक के धब्बे या धसी हुई जगह, जो छाल होता है ना उसपे ऐसे बाहर की तरह फोड़े जैसे हो जाते हैं, फोड़े फुंसी जैसा निकल के आ जाता है, या फिर धस जाते हैं अंदर की साइड, गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, छाल पर होता है लेकिन ये। ठीक है, तो आपने अगर छाल भी इसमें देख लिया तो आप करेक्ट कर सकते थे इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कैंकर डिजीज होता है उसमें फंगस किस पे अटैक करता है, छाल पे अटैक करता है, बार्क पे। ठीक, 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ रूट रॉट इन फॉरेस्ट ट्रीज। रूट रॉट डिजीज किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। कौन से फंगस की वजह से होता है, आर्मिलारिया और फाइटोप्थोरा, ये दो क्या है, फंगस है जिसकी वजह से क्या होता है, रूट रॉट डिजीज होता है पेड़ों में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फॉरेस्ट पेस्ट दैट काउज डैमेज बाय फीडिंग ऑन लीव्स एंड काउजिंग डिफोलिएशन। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य वन कीट है जो पत्तियों को खाकर पत्तियों के झड़ने से नुकसान पहुंचाता है। तो पत्तियों को कौन खाता है, कैटरपिलर। देखते हैं कैटरपिलर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में कैटरपिलर, नहीं, इसमें बीटल है, बीटल नहीं खाता है पत्ती को। पाइन नीडल, ये भी नहीं है। ओक मॉथ, ये भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी टेंट कैटरपिलर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में कैटरपिलर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। इसमें मैंने आपको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी में करवा चुका, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आपके लिए मॉक टेस्ट था कि आपने कितना पढ़ा है उससे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ईमानदारी से बता दें कि आपके 25 में से कितने सही हुए हैं, 25 में से कितने सही हुए हैं आप बता दें कमेंट में, हर कोई कमेंट करेगा। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट जो वीडियो अब आएगी हमारी इन्वायरमेंट पे। ठीक है, इन्वायरमेंट को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।